मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी या जिसे हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले भी अब तक चैनल पर 7 एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित 7 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान से संबंधित या पर्सनालिटी से या फिर टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं या सांख्यिकी से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, तो उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां पर जाएं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। मनोविकृति के कई सामान्य लक्षण होते हैं, निम्नलिखित में से किसे इन लक्षणों में नहीं रखा जा सकता? तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी है, सुरक्षात्मक उपायों की अपर्याप्तता, इनएडिक्वेंसी ऑफ डिफेंसिव मेजर्स, इसे हम मनोविकृति के लक्षण के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस हैं वो इसके लक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन चिंतन विकृति, थॉट डिसऑर्डर का रोग है? तो हम सभी जानते हैं कि जो पैरानॉइड डिसऑर्डर होता है, पैरानोइया होता है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगता है। उसको लगता है कि सामने वाला पर्सन मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, मुझे मारने के लिए सोच रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग होती है, जो थिंकिंग होती है वो एकदम डिस्टर्ब थिंकिंग होती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, स्थिर व्यामोह या पैरानोइया। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 109। व्यक्तित्व के विभाजन, स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनालिटी के लिए मनोविदालिता, स्किज़ोफ्रेनिया पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जो मनोविदालिता है आप सभी जानते हैं और आपने स्किज़ोफ्रेनिया वाले वीडियो में देखा भी होगा कि इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो क्रिपलिन ने किया था। लेकिन जब क्रिपलिन ने मनोविदालिता के बारे में बताया था तो उन्होंने इसका नाम रखा था डिमेंशिया प्रिकॉक्स, लेकिन बाद में ब्यूलर ने इसका नाम चेंज करके मनोविदालिता कर दिया। तो सबसे पहले मनोविदालिता वर्ड का यूज़ किया गया था ब्यूलर के द्वारा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। मनोविदालिता के नैदानिक स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर जो आपका विच्छिन्न पारस्परिक संबंध है, डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको हम मनोविदालिता के क्लिनिकल पिक्चर्स के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। उसके ऊपर जो भी आपके 3 ऑप्शन है, चिंतन एवं संवेग का विघटन, व्यामोह तथा विभ्रम, वास्तविकता से प्रत्याहार, ये सभी मनोविदालिता के लक्षण हैं। लेकिन आपने वीडियो में देखा था कि जो विच्छिन्न पारस्परिक संबंध है ये मनोविदालिता का लक्षण नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111। मनोविदालिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है आपका, इसके सभी तरह के लक्षण एक ही रोगी में नहीं पाए जाते। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मनोविदालिता है उसके सभी लक्षण एक व्यक्ति में नहीं पाए जा सकते। दूसरा है, इसके लक्षण के स्वरूप एक रोगी से दूसरे रोगी में भिन्न नहीं होते। तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि एक रोगी से दूसरे रोगी में इसके लक्षण भिन्न होते हैं और इसी आधार पर इसको कई टाइप्स में बांटा गया है। तो इसलिए आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। कुछ लोग कैंची, चाकू, नुकीले शीशे या टीन के टुकड़े से अयुक्त संगत भय दिखलाते हैं। ऐसे डर को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे डर को हम एक्मोफोबिया कहते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
113 कुछ लोग रक्त बहते देखकर अधिक चिंतित हो जाते हैं और उसमें असामान्य डर दिखने लगता है या उससे असामान्य डर दिखलाने लगते हैं वह व्यक्ति। तो ऐसे लक्षण को हम क्या कहते हैं? ये एक तरीके से फोबिया का पार्ट है और इसे हम कहते हैं हेमेटोफोबिया। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर आपने फोबिया वाला वीडियो ना देखा हो तो उसको आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। कुछ स्नायु विकृत लोग उपयुक्त निर्णय करने में गंभीर कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसके लिए कॉफमैन ने एक विशेष पद का निर्माण किया। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कॉफमैन ने डिसाइडोफोबिया से ग्रसित बताया। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 115। यदि ऐतिहासिक घटनाओं पर हम अवलोकन करें तो पाएंगे कि कई महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्य नहीं कहा जा सकता। जैसे डार्विन अपने चर्चित विकास क्रम का सिद्धांत का प्रतिपादन करने के पहले 22 वर्षों तक महत्वपूर्ण सबूत जमा करने में बुरी तरह व्यस्त रहे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पीपल होते हैं, ग्रेट लोग होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो किसी न किसी विकार से, मनोविकार से संबंधित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डार्विन का एग्जांपल दिया गया कि उन्होंने अपने रिसर्च करने से पहले, अपना जो थ्योरी दिया उससे पहले वो 22 साल तक केवल इधर उधर उसके सबूत, उसके एविडेंस कलेक्ट करते रहे। तो इस तरीके के जो व्यवहार उन्होंने दिखाया उसको हम अगर हम मनोविकार की कैटेगरी में रखें तो किस कैटेगरी में रख सकते हैं? तो इसे हम रखेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रूप में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, मनोग्रसित बाध्यता विकृति या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 116। क्लेप्टोमेनिया किसे कहते हैं? तो क्लेप्टोमेनिया में क्या होता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है ये। इसमें व्यक्ति किसी वस्तु को चुराने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। मतलब उसके अंदर ये उत्तेजना उत्पन्न होने लगती है कि मुझे तो ये वस्तु चुरानी है, मुझे तो इसको चुराना ही है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 117। रूपांतरण हिस्टीरिया में फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स या फिजिकल सिम्टम्स के रूप में रोगी अपनी चिंता की अभिव्यक्ति करता है। मतलब वहाँ पर रोगी को अगर कोई चिंता होती है तो उसकी अभिव्यक्ति वो फिजिकल सिम्टम्स में करता है। ऐसे लक्षण मूलतः उन अंगों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं जो किसके नियंत्रण में होते हैं? तो ऐसे लक्षण मूलतः उन अंगों के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 118। स्नायु विकृत केंद्रक न्यूरोटिक न्यूक्लियस के कई महत्वपूर्ण लक्षण हैं। निम्नांकित में से किसे इस सूची में शामिल नहीं किया जा सकता? तो स्नायु विकृत के अंतर्गत हम अपर्याप्त एवं चिंता की भावना को शामिल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शंस हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 119। स्नायु विकृति एक ऐसा पद है जिसका प्रतिपादन किया गया था। इसका प्रतिपादन किया था कूले ने, विलियम कूलेन ने। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 120। दुश्चिंता स्नायु विकृति एंग्जाइटी न्यूरोसिस का किसे प्रबल लक्षण नहीं कहा जा सकता? तो एंग्जाइटी न्यूरोसिस में जो आपका अस्पष्ट डर होता है उसे हम इसका लक्षण के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 121। निम्नांकित में से किसे मनोरोग का सामान्य ठंड कहा जाता है? कॉमन कोल्ड ऑफ साइकोपैथोलॉजी किसे कहते हैं? तो जो आपका डिप्रेशन होता है
डिप्रेशन में क्या होता है, एक आदमी एकदम सुस्त पड़ जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसे हम कॉमन कोल्ड ऑफ साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। नैदानिक अर्थ में दुश्चिंता स्नायु विकृति की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब कब। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है व्यक्ति में चिंता स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति में चिंता का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के समायोजन के साथ हस्तक्षेप करने लगता है, यानी अब उसका जो चिंता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं या डेली लाइफ के जो वर्क होते हैं उनको भी प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है। तो आपका ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही होगा, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। दुश्चिंता स्नायु विकृति में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कम प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे कम प्रभावित होता है दुश्चिंता स्नायु विकृति से, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। आंत के घाव का एक प्रमुख दैहिक कारण क्या है। तो आंत के जो घाव हैं उसका जो प्रमुख दैहिक कारण होता है वो होता है अधिक खट्टा एवं तीखा वस्तु को खाना। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन बी है यहाँ पर वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। यदि दैहिक कमजोरी प्रकापना मतलब जो सोमैटिक वीकनेस हाइपोथेसिस है को सही मान लिया जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेट कमज़ोर है में सामवेगिक तनाव की स्थिति में निम्नांकित में से किस तरह की विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो अगर किसी पर्सन का हम जो सोमैटिक वीकनेस सिम्टम्स हैं उसको हम रियल मान लें, तो ऐसे पर्सन का अगर पेट में प्रॉब्लम है, पेट कमज़ोर है, तो उसमें जब तनाव उत्पन्न होंगे तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर वेहदांत शोथ कॉलिटिस के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। चिरकालिक मस्तिष्कीय विकृति के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, निम्न में से हम किसे उसके अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं। तो क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर में हम एकाग्रता की कमी को शामिल नहीं कर सकते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको फिर से एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड MCQ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।